नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी सीजीएल का एग्जाम मॉक टेस्ट नंबर 88 में जीके जीएस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, ओम का नियम निम्न में से किस पर समानता लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ओम का नियम निम्न में से किस पर समानता लागू नहीं होता। ऑप्शन दिया इसमें धात्विक चालक, अर्धचालक, तांबे की तार या फिर एल्युमिनियम का तार पे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अर्धचालक पे। ओम का नियम निम्न में से किस किस पर समानता लागू नहीं होता है। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अर्धचालक। व्याख्या में दिया है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों में धारा और विभवांतर का संबंध रैखिक नहीं होता, इसलिए ओम का नियम क्या होता है, सीधे लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे, दिया है इसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन की किस प्रकार के पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार के पदार्थ हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या फिर अतिचालक। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार के पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर इसमें देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, अर्धचालक। व्याख्या में दिया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रमुख क्या है, अर्धचालक पदार्थ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 में दिया है इसमें, जब किसी सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किसके समान व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जब किसी सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किसके समान व्यवहार करता है, विद्युत बल्ब, क्षण चुंबक, संधारित्र या फिर प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 3 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षण चुंबक। व्याख्या में दिया है, धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के एक सिरे पर उत्तर तथा दूसरे पर दक्षिण ध्रुव बनता है, इसलिए क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में, जब किसी सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किसके समान व्यवहार करता है। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, क्षण चुंबक की तरह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। 4 नंबर में क्या दिया है इसमें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र, भूचुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र या फिर स्थिर वैद्युत क्षेत्र। 4 नंबर में बताइए आप लोग। देखेंगे हम लोग राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भूचुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, भूचुंबकीय क्षेत्र। व्याख्या में दिया है इसमें, पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है और उसके चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के भूचुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। 4 नंबर में व्याख्या में क्या दिया है इसमें, पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है और उसके चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को भूचुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। 5 नंबर में क्या दिया है इसमें, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर, मोटर, रेक्टिफायर या फिर जनरेटर। 5 नंबर में देखेंगे हम लोग को राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रेक्टिफायर। व्याख्या में देखेंगे, रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 के व्याख्या में देखिए, रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
देखिए, विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट या फिर गैल्वेनोमीटर? क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, रियोस्टेट। विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, रियोस्टेट का। व्याख्या में दिया है रियोस्टेट एक परिवर्ती प्रतिरोध है जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दिया है इसमें विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच, फ्यूज, वोल्टमीटर या फिर ट्रांसफार्मर? 7 नंबर में क्या होगा? विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, फ्यूज का। व्याख्या में दिया है अत्यधिक धारा आने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। फ्यूज किस प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? 8 नंबर में देखेंगे, फ्यूज किस प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन दिया है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, ऊष्मीय या फिर प्रकाशीय प्रभाव। 8 नंबर में राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ऊष्मीय प्रभाव के रूप में। फ्यूज किस प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, ऊष्मीय प्रभाव के। व्याख्या में दिया इसमें अधिक धारा के कारण फ्यूज तार गर्म होकर पिघलता है और यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का क्या है? उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 में दिया है 100 किलोवाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? देखिए आप लोग इसमें 9 नंबर में ऊर्जा इक्वल क्या होता है? शक्ति गुणे समय। शक्ति इसमें कितना दिया है? देखिए 100 किलोवाट और समय कितना है? 1 मिनट। इसको सेकेंड में बदल देंगे, मतलब 60 सेकेंड। टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का? 6000 किलो जूल। राइट आंसर इसमें क्या हो गया हम लोगों का? 9 नंबर में डी ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें 10 नंबर में दिया है 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए आप लोग इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा का। 10 नंबर में क्या दिया है? 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। व्याख्या में देखेंगे विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई किलोवाट घंटा है। अब देखिए आप लोग इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इलेवन नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? V इक्वल आई आर, V इक्वल आई अपान आर, R इक्वल V इंटू आई या फिर I इक्वल वी आर? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, V इक्वल आई आर। इसमें दिया क्या है? ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान पर विभवांतर धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है? V स्क्वायर आई इंटू आर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए।
इसमें दिया क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी परिपथ में 12 वोल्ट का विभवांतर और 2 एम्पियर की धारा है तो प्रतिरोध कितना होगा। इसमें पूछा क्या है आर। आर बराबर क्या हो जाएगा V इक्वल आई। वोल्ट कितना दिया है इसमें देखिए आप लोग 12। धारा कितना दिया है 2 एम्पियर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग एम्पियर में तो ये हो जाएगा 0.002 एम्पियर। भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 6000 ओम। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किससे संबंधित है। स्थिर आवेश, गतिमान आवेश, न्यूट्रॉन या फिर केवल प्रकाश से। क्या होगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किससे संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गतिमान आवेश पे। व्याख्या में दिया है गतिमान आवेश अर्थात विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए। 14 में दिया है धारा प्रवाहित सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, लेंज का नियम या फिर ओम का नियम। 40 नंबर क्वेश्चन में धारा प्रवाहित सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम। व्याख्या में दिया है दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखने पर मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15 में। इसमें दिया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है। बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है। ऑप्शन दिया है जब आवेश क्षेत्र के समांतर चले, जब आवेश क्षेत्र के लंबवत चले, जब आवेश स्थिर हो या फिर हमेशा शून्य होता हो। 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जब आवेश क्षेत्र के क्या हो लंबवत चले। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, दिया है इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे, वुस्ट, न्यूटन या फिर जूल। 16 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। 16 नंबर में देखेंगे, राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ओस्टेड। व्याख्या में दिया है हंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने प्रदर्शित किया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है। लकड़ी, कांच, लोहा या फिर तांबा। क्या होगा इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा। व्याख्या में दिया है लोहा लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है और चुंबक द्वारा प्रबल रूप से क्या होता है आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, लोहा। अब देखिए आप लोग, इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन या फिर चांदी धातु।
क्या होगा इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग इसमें आंसर देखेंगे हम लोग। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, टंगस्टन धातु का। व्याख्या में दिया है टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी टिकता है और बल्ब के फिलामेंट में इसका उपयोग किया जाता है। व्याख्या में क्या दिया है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी टिकता है और बल्ब के फिलामेंट में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 19 नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही होगा, ओम। व्याख्या में दिया है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। अब देखिए आप लोग इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, ओम, वोल्ट, वाट या फिर कूलम। बताइए आप लोग इसमें विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट। व्याख्या में दिया है विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और शक्ति का मात्रक वाट है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 में देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 में देखेंगे हम लोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है। उनके द्रव्यमानों के योग, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, उनके द्रव्यमानों के अंतर के या फिर केवल दूरी के। 21 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग इसमें 21 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में देखिए, 22 में देखेंगे 22 नंबर में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। गैलीलियो, न्यूटन, केप्लर या फिर आइंस्टीन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा देखेंगे, तो राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। 22 में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या में देखिए सर आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, केजी अपॉन न्यूटन, न्यूटन मीटर प्रति केजी। क्या होगा इसमें 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 24 में देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण
का औसत मान कितना माना जाता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना माना जाता है? 5.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8.9, 9.8 या फिर 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 24 का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना माना जाता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। व्याख्या में दिया है पृथ्वी की सतह के निकट का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 25 में। इसमें दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा जी स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम से डिनोट करेंगे और त्रिज्या के लिए आर से। जी क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में 26 में देखिए दिया है इसमें पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटता है, अपवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? 26 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, घटता है। व्याख्या में दिया है पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्यतः कैसा होगा? सेम क्वेश्चन, उसका अपोजिट दिया है इसमें। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्यतः कैसा होगा? राइट आंसर होगा इसमें 27 में बी ऑप्शन, घटता है। व्याख्या में दिया है पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर यह शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/9? क्वेश्चन नंबर 28 में पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/6। व्याख्या में दिया है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लगभग 1/6 है, इसलिए वस्तु का भार भी लगभग 1/6 हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया है किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है? किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा इसमें? एम इंटू जी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर ले जाने पर कैसा होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है या फिर अपवर्तित रहता है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अपवर्तित रहता है। व्याख्या में दिया है द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, इसलिए स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, भार अवश्य बदल जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 31 में देखेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करिए।
31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना दिया है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा। देखिए व्याख्या में पहले देख लीजिए, चंद्रमा का भार कितना हो जाएगा, पृथ्वी के भार का 1/6। तो पृथ्वी का भार इसमें कितना दिया है 60 का 1/, जब हम लोग 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 10 न्यूटन। राइट आंसर इसमें क्या हो गया, बी ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग इसमें। अब देखेंगे हम लोग इसमें 32 में 32 नंबर क्वेश्चन में, बत्तीस में दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4.9, 1.6 या फिर 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 32 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। 32 नंबर में देखेंगे, राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। व्याख्या में दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर सभी दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है, इसलिए जी का मान क्या होगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में, देखिए दिया है इसमें, किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन सा है। घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर चुंबकीय बल। 33 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बनाए रखने वाला बल कैसा होता है। 33 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन से होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। व्याख्या में दिया है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को उसकी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 34 में देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह की गति का प्रमुख कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत बल या फिर उत्प्लावन बल। 34 में बताइए आप लोग इसमें, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह की गति का प्रमुख कारण क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, राइट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। 34 नंबर में व्याख्या में क्या दिया है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को लगातार पृथ्वी की ओर खींचता है और उसे कक्षा में बनाए रखता है। 34 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसमें 35 में देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया इसमें, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। 2 गुना 4, 1/2 या फिर 1/4 गुना। क्वेश्चन नंबर 35 में, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। 35 में देखेंगे, राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 1/4 गुना। अब देखेंगे हम लोग इसमें 36 में दिया इसमें, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा। 36 नंबर बताइए। देखेंगे हम लोग इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 गुना होगा। दूरी आधी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 4 गुना। अब देखिए आप लोग इसमें 37 में देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। आधा होगा, 2 गुना, 4 गुना या फिर समान रहेगा। बताइए आप लोग इसमें 37 में क्या होगा। देखेंगे हम लोग, राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 2 गुना होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। व्याख्या में दिया है इसमें, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के
गुणनफल के समानुपाती है, इसलिए एक द्रव्यमान दोगुना करने पर बल भी दोगुना होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 38 में 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया है इसमें स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर मुख्यतः कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल। 38 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए आप लोग इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर मुख्यतः कौन सा बल कार्य करता है? 38 नंबर में देखेंगे राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या में देखेंगे, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 में देखिए 39 में दिया है, मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्री, कोणीय या फिर घर्षण त्वरण। 39 नंबर क्वेश्चन में मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण क्या कहलाता है? 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे राइट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, गुरुत्वीय त्वरण। व्याख्या में दिया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए 40 नंबर में देखेंगे, पृथ्वी की सतह के निकट सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरती हैं यदि उनका द्रव्यमान समान हो, उनका आकार समान हो, वायु प्रतिरोध नगण्य हो या फिर उनका भार समान हो। 40 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग, पृथ्वी की सतह के निकट सभी वस्तुएं समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरती हैं यदि 40 नंबर में देखेंगे राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वायु प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। व्याख्या में दिया है, निर्वात में सभी वस्तुएं समान से गिरती हैं चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, वायु प्रतिरोध होने पर गिरने की गति प्रभावित हो सकती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 41 में 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया है इसमें कार्यवर्ग का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। 41 नंबर क्वेश्चन में बताइए। फोर्टी वन का आप लोग आंसर बताइए, वर्क कार्य का एसआई मात्रक क्या है? 41 में देखेंगे राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल। व्याख्या में दिया है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। एक जूल इक्वल क्या होता है? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अब देखेंगे हम लोग इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या फिर कैलोरी। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वाट। व्याख्या में दिया है, शक्ति कार्य करने की दर है, पी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या फिर अनंत। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 43 में बताइए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? 43 नंबर का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, शून्य। व्याख्या में दिया है, कार्य का सूत्र होता है डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस। विस्थापन 0 होने पर कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 44 में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया है इसमें,
किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर विस्थापित किया गया कार्य कितना होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसमें। अभी फार्मूला हम बताए हैं, W इक्वल क्या होता है, F गुणे S। F का मान इसमें कितना दिया है देखिए आप लोग 50, और S का मान कितना दिया है 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 जूल। राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। चौवालीस 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पैंतालीस नंबर में दिया है 540 जूल कार्य को 30 सेकेंड में करने के लिए आवश्यक शक्ति कितनी होगी। P इक्वल क्या होता है, शक्ति इक्वल W/T। इसमें पूछा क्या है, शक्ति। W का मान इसमें कितना दिया है, वर्क 540, समय कितना दिया है 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 18 वाट। राइट आंसर इसमें कितना हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 46 में 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया इसमें गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज, गतिज, रासायनिक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। 46 नंबर क्वेश्चन में गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। 46 में देखेंगे, राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। व्याख्या में दिया है गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। काइनेटिक ऊर्जा इक्वल क्या होता है, हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, किसी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा इक्वल होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 47 में 47 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया है इसमें किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, गतिज, स्थितिज, ध्वनि ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। 47 में किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। 47 का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या में दिया है ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। P इक्वल क्या होता है, mgh, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 में देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, आंसर होगा इसमें स्थितिज ऊर्जा। अब देखेंगे हम लोग इसमें 48 में 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या फिर केवल ऊंचाई पे। क्या होगा इसमें, 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। 48 का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, हाफ mv², अर्थात गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग के वर्ग पर क्या होता है, निर्भर करती है। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिया इसमें यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 8 गुना। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 गुना। वेग 2 गुना होने पर काइनेटिक एनर्जी 2² इक्वल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। 49 का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आधी, समान, दो गुनी या फिर चार गुनी। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो गुनी। व्याख्या में दिया है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसलिए द्रव्यमान दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी क्या होता है? दोगुना हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 51 में, 51 में देखेंगे हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। फिफ्टी वन में देखेंगे हम लोग। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? हाफ mv², mgh, f/t या फिर mv। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग mgh। व्याख्या में दिया है पृथ्वी की सतह के पास किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Pa इक्वल क्या होता है? mgh होती है। क्वेश्चन नंबर 51 में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसमें m × g × h। अब देखेंगे हम लोग इसमें 52 में दिया, इसमें 2 kg की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया। g का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? m × g × h। m का मान इसमें कितना दिया है? 2। g का मान देखिए आप लोग 10 और h का मान दिया है 5। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 20। अब 20 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 100 जूल। राइट आंसर इसमें क्या हो गया? बी ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें 53 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप लोग दिया है इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, न ही नष्ट भी नहीं की जा सकती, और दिया इसमें ऊर्जा केवल उत्पन्न होती है, और डी ऑप्शन में दिया है ऊर्जा हमेशा घटती रहती है। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती, नष्ट भी नहीं की जा सकती। व्याख्या में दिया है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? चेंज होता है, परिवर्तित होता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 54 में दिया है इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? जनित्र, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। 54 में क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? 54 नंबर का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, विद्युत मोटर। व्याख्या में दिया है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 में देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है? ऊष्मा प्लस प्रकाश, गतिज प्लस स्थितिज, विद्युत प्लस रासायनिक या फिर ध्वनि प्लस प्रकाश। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गतिज प्लस स्थितिज। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। जब कोई पत्थर ऊंचाई से नीचे गिरता है तो
उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक, गतिज, नाभिकीय या फिर प्रकाश ऊर्जा में? 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन सी होगा, गतिज ऊर्जा में। देखिए आप लोग 56 नंबर में, जब कोई पत्थर ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा में। व्याख्या में देखेंगे, गिरते समय ऊंचाई घटने के साथ स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए 57 नंबर में देखेंगे तो इसमें दिया है, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, शक्ति या फिर संवेग में वृद्धि। 57 नंबर क्वेश्चन में, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? 57 नंबर में देखेंगे राइट आंसर इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। व्याख्या में दिया है, वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 58 में देखिए, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, 1000 वाट के। 59 में देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें, एक मशीन 1000 जूल कार्य 20 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति कितनी होगी? शक्ति P इक्वल क्या होता है? W/T। W का मान इसमें कितना दिया है? 1000 और समय कितना दिया है? 20। कितना हो गया हम लोग का? 50 वाट। बी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। व्याख्या में दिया है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसका स्रोत प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। व्याख्या में दिया है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इसका स्रोत प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध रहता है। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। कल मिलते हैं रात के 9 बजे अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।